नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, उसमें आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर स्थित निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है और उसका मान किस तरह निकाला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन या इसके पहले कल के जो हम क्लास में पढ़ाए थे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो इन दोनों को बढ़िया से तैयार कीजिएगा और समझिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को हम पढ़ के उस दिक्कत परेशानी को अगले वीडियो में जरूर दूर करेंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और नहीं समझ में आ रही हैं फिर भी। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल के वीडियो में हम पूरा बेसिक बता दिए थे कि वैद्युत द्विध्रुव का होता है, अक्षीय स्थिति का होता है, निरक्षीय स्थिति का होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कल बताए थे कि हमारे पास समान परिमाण के विपरीत दो आवेश, समान परिमाण के विपरीत दो आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो एक निकाय बनता है। इस निकाय को ही हम बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और इस वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश से हम लेते थे और उनके बीच की दूरी का गुणनफल करते थे तो होता था हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P बोलते थे। और P = Q × 2L आता था। चीज़ें आप समझ चुके हैं कल का, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देख लीजिए, समान परिमाण के दो हम आवेश ले लिए और दोनों को हम रख दिए एक दूसरे से 2L दूरी पर। कितना दूरी पर रख दिए हैं? 2L दूरी पे। ठीक, दोनों को हम रख लिए एक दूसरे से 2L दूरी पे। मान लिए कि इसका मध्य बिंदु O है, ठीक, और यहाँ इसकी दूरी L है और इसकी दूरी भी क्या है? L है। ध्यान समझिएगा, इसकी दूरी L और इसकी दूरी L और इसका मध्य बिंदु क्या है? O। तो आज हम देखने वाला है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है लंबवत। तो लंबवत वाली चीज़ें हम देखें अगर, तो लंबवत में चीज़ें का मतलब कि इससे इसके लंबवत, लंबवत मतलब ऊपर की ओर। ठीक, लंबवत का मतलब ऊपर की ओर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कहानी लेकर चलना है। ऊपर की ओर मतलब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर हमको निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान कितना आएगा, इस चीज़ के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एक बात को समझिएगा, कल के वीडियो में हम बताए थे आपको कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था E = 1/4πε0 2p/r3। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है E = 1/4πε0 और p/r3 न्यूटन पर कूलम। अगर इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले ही हम इसलिए इस चीज़ को बता रहे हैं कि अगर हम डेरिवेशन कराते हैं और लास्ट में जाकर अगर इतना सारी चीज़ें आ जाती है हमारी डेरिवेशन के बाद और सूत्र को हम जब सिद्ध करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ आ जाता है तो सूत्र हमारा सही है और आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को पहले लिख के देखिएगा कि हमको इस चीज़ को इतना ले आना है। और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरुआत। और शुरुआत तो हो चुकी है, वीडियो के आते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। अर्थात यहाँ समझिएगा कि हमारे पास दो आवेश थे और दो आवेश का जो परिणाम था वो हमारे पास समान था और एक दूसरे के क्या थे? विपरीत थे। ठीक, समान परिमाण के विपरीत आवेश थे और इन दोनों को हम क्या करें? अल्प दूरी पर रखें तो एक वैद्युत द्विध्रुव बना और इससे इसके लंबवत, इससे इसके लंबवत मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर फिगर बनाएंगे तो फिगर के बारे में लिख सकते हैं। तो कल हम बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है 1/4πε0 और यहाँ होता है Q/r²। तो फिर बात आती है कि अगर हमको तीव्रता निकालनी है तो हमको दूरी चाहिए और आवेश चाहिए। तो आवेश तो हमारे पास है, दूरी नहीं है, तो हमको चाहिए दूरी। तो दूरी निकालने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम निकालेंगे। तो इसके साथ साथ ये तो हो गया इसकी परिणाम। और हम कल बताए थे कि इसकी दिशा भी होती है। दिशा का मतलब अगर हमारे पास प्लस का आवेश रहेगा तो इससे दूर जाएगा, प्लस का आवेश रहेगा तो क्या होगा? इससे दूर जाएगा। प्लस का आवेश हमारे पास है तो इससे क्या होगा? दूर। और एक माइनस का रहेगा तो इसकी ओर आएगा। कहने का मतलब है कि ये भी प्लस का और यह बिंदु आवेश है तो ये भी प्लस का। तो प्लस है तो इसकी तीव्रता जो होगी इसकी दिशा होगी आगे की ओर। कैसी दिशा होगी? आगे की ओर।
और ये माइनस का, तो इसकी दिशा होगी इसकी ओर। तो दोनों तीव्रताओं के बीच देख रहे हैं कि दोनों तीव्रताओं के बीच यहाँ कुछ कोण बन जाएगा, कुछ एंगल बनेगा, ठीक। और यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल का हम मान लेंगे बाद में, चाहे इस एंगल का जो हम का परिणाम निकाल लेंगे ये एंगल कितने का बनेगा, तो इन एंगलों का मान रख के हम निकाल पाएंगे कि दोनों तीव्रताओं की हमारे पास पर जो परिणामी तीव्रता आने वाली है दोनों अलग अलग आवेशों से कितनी आएगी, वही तीव्रता हमारी होगी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत ध्रुवीकरण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ठीक। तो आते हैं हम अगले पड़ाव की ओर, और इसमें हमारे पास है क्या चीज़, तो पहले हम निकालेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वायु की तीव्रता। तो हम बोले कि इसके लिए हमको दूरी चाहिए, और दूरी चाहिए तो ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार, ठीक। तो एक कर्ण, एक लंब, एक और आधार। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो उस स्थिति में ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और कर्ण होगा तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो दूरी निकल के आएगी, इतना तो आप समझदार हैं कि ये दूरी हो जाएगी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। थोड़ा चीज़ें समझिएगा, ये हो जाएगी दूरी हमारी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और सेम यही दूरी ये इधर भी है, तो ये भी दूरी हो जाएगी हमारी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। दोनों से हम दूरी निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश कारण और प्लस क्यू आवेश कारण, दूरी निकल गया। और इस फिगर के बारे में जितनी चीज़ आपको बताएगी उतना लिख दीजिएगा। तो एक एक कारण हम निकालते हैं, हम वैद्युत ध्रुव यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है, इसको मान लेंगे आपकी, इसके कारण E1 है, और इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है E2 है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा E1 = 1/4πε0, ठीक। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास Q अपान में R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर का मतलब दूरी, और दूरी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E1 = निकल जाएगा हमारा 1/4πε0 और Q अपान R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। बात समझिएगा। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वायु क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी E2, और E2 = भी वही सेम होगा, क्योंकि दूरी वही सेम है और आवेश भी सेम है, तो वही सेम निकल के आएगा, बस दिशा अलग होगा। इसका दिशा इधर की ओर होगा और उसकी दिशा ऊपर की ओर होगा, तो दिशा बस अलग होगा और परिणाम दोनों का सेम होगा। तो ये भी हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपान में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में दोनों समीकरण में हम देखें तो दोनों समीकरण में हमारे पास जो परिणाम आए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, वो एक समान आए हैं। तो आपको पता होगा, क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे सदिशों के योग में, कि जब दो सदिशों के बीच कुछ कोण बनता है तो उनका जब हम परिणामी निकालते हैं तो उस परिणामी के लिए हमारा सूत्र होता है R = रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ हमारे पास ए बी के जगह पे दो चीज़ें E1 E2, तो यहाँ हमारा सूत्र बन जाएगा परिणामी जब निकालेंगे तो E = ठीक अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, 2E1 E2 cos थीटा। चलिए अब निकालते हैं हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, यहीं लिख लेते हैं
बिंदु, फिर पेज हम चेंज करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E1 इजिकल टू, या सॉरी E इजिकल टू, देखिए इसका परिणामी निकालने के यहाँ से आप दो तरीके लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं और एक जो हम बता रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। पहले हम आसान तरीका बताते हैं, फिर इसी वीडियो में हम दूसरा तरीका बताएंगे यहाँ से हल करने का। तो पहले तरीका हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा E इजिकल टू E1 प्लस E2, ठीक, और यहाँ होता है कॉस थीटा, ठीक। इसका परिणामी निकालने का फॉर्मूला होता है दो सदिशों के बीच का E1 प्लस E2 कॉस थीटा। तो E1 का वैल्यू हमको पता है, E2 का वैल्यू पता है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस थीटा कहाँ से आएगा, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि जो यहाँ पे एंगल बना है, इस एंगल का मान लीजिए कि जो यहाँ एंगल बना है, ये एंगल टोटल बना है 2 थीटा का। कितने का बना है, 2 थीटा का। तो अगर हम बीच में से इसको डिवाइड करते हैं, बीच में से अगर इसको हम क्या कर दें, डिवाइड करें, तो ये नीचे वाला एंगल थीटा का बनेगा और ये भी थीटा का एंगल बनेगा, दोनों थीटा थीटा के एंगल बनेंगे। तो दोनों जब थीटा थीटा के एंगल बनेंगे, समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा पढ़े होंगे कहीं ना कहीं एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब होता है जेड, यहाँ जो कोण बनता है इस कोण के क्या होता है, बराबर। एकांतर कोण का मतलब ये जो कोण बना है इस कोण के क्या होगा, बराबर। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा। और ये त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ ए है, बी है और सी है, तो ये जो त्रिभुज लेंगे, तो इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में इस थीटा के लिए कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो कॉस थीटा आप पढ़े होंगे आधार बट्टा कोण, क्या पढ़े होंगे, आधार बट्टा कोण। तो यहाँ से कॉस थीटा का अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में, आधार का मतलब एल, बटा में कोण, कोण का मतलब रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी, कॉस थीटा की। तो देखिए E1 E2 का मान आपको पता है और cos थीटा का मान आपको पता हो गया, तो ला के इसमें रख दीजिए और सॉल्व करिए। आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक, और P अपान में R का क्यूब न्यूटन पर कूलम। चलिए इसको हम प्रूव करके खुद ले आके दिखा रहे हैं आपको कि इतना कैसे आएगा, ठीक। आते हैं हम थोड़ा आगे और पेज को करते हैं हम चेंज, ठीक। इस चीज़ को अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब आगे आते हैं हम अगले पेज पे और देखते हैं कहानी इसकी। तो अगर अगले पेज पे आते हैं तो हमारा था परिणामी के लिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कॉस थीटा, कॉस थीटा। E1 का वैल्यू क्या था, तो E1 इज इक्वल टू था 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ था E2 का वैल्यू 1/4πε0, ठीक, और यहाँ था हमारे पास Q अपान आर स्क्वायर, दोनों सेम था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे आगे तो कॉस थीटा का हम वैल्यू अभी बताया आपको, एल बटा में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आगे देखिएगा ध्यान से, E इज इक्वल टू इन सब में हमारे पास कॉमन क्या है, तो बोलेंगे इनमें टोटल कॉमन है, तो टोटल कॉमन कर लीजिए। टोटल का मतलब इसको शून्य को निकाल लीजिए, तो कॉमन का मतलब भाग होता है, तो इसमें इस टोटल से भाग करेंगे तो एक आएगा, तो इस टोटल को हम निकाल दिए बाहर, तो यहाँ बचेगा एक और यहाँ बचेगा एक, और इनटू का हमारा है एल बटा में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। अब थोड़ा समझिएगा, एक कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2L, तो इसको थोड़ा आदमी की तरह हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q है तो Q लिख लीजिए, एक और एक कितना हो गया, 2, तो ये हो जाएगा 2L, तो ये हो जाएगा 2L, और बटे में देखिए ये वाला और ये वाला, तो दोनों को लिखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप थोड़ा मैथ में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो हम चाहें तो इस अंडर रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हैं इसके पावर, तो लिख लेते हैं। मान लीजिए कि इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके पावर कुछ नहीं है तो सॉरी इसके पावर अंडर रूट है, तो इसका मतलब रूट का हो जाएगा हमारे पास, रूट का हटाएंगे तो रूट हो जाएगा हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब यहाँ समझिएगा, दोनों आधार जब सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो एक और आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, एक और आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो लिख लीजिएगा थोड़ा फटाक से, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0
और Q इंटू 12 क्या बोलते हैं? अभी वीडियो शुरू करने से पहले हम बोले थे P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 12 वैधु द्विध्रुव आघूर्ण, और कल इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताए भी थे। तो ये हो जाएगा आपका P और बटे में हमारा हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और के पावर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ तक हो गया, तब आगे समझिएगा। कल हम बताए थे वैधु द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कि जो L होता है ये अल्प दूरी होता है। जो L होता है वो क्या होता है? अल्प दूरी। जो L होता है ये होता है हमारा अल्प दूरी। जो L होता है ये होता है हमारा अल्प दूरी। ठीक, L जो होता है वो क्या होता है? हमारा अल्प दूरी। तो L जब हमारा अल्प दूरी होता है और R रियल की दूरी होती है, ठीक, तो हम बताइए कि R जो है बहुत बड़ा है किसकी तुलना में? L की तुलना में। तो हम क्या करेंगे? L को नगण्य मान लेंगे, L को नगण्य मानेंगे। तो L को नगण्य जब हम मानेंगे तो अब की स्थिति में क्या बन के आएगी कहानी, समझिएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, L को नगण्य मान लीजिए, अर्थात L यहाँ से चला गया, काहे नगण्य हो गया? तो इस चीज़ का रीजन लिख दीजिएगा। R जो है बहुत बड़ा है किसकी तुलना में? L की तुलना में, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा अब आगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पे हमारा बचेगा P और अपान में R का स्क्वायर और इसके पावर का है 3/2। तो आप पढ़े होंगे जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है, और गुणा होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 और P बटे में R का क्यूब और न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास भविष्य की तीव्रता किसकी स्थिति में? हमारी हो जाएगी निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में हो जाएगी हमारे पास। तो देखिए यही हम बोले थे शुरू में कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 और P अपान में R का क्यूब न्यूटन पर कूलम आना चाहिए। आया है तो सही है। और आप एग्जाम ऐसे करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 अंक। 5 अंक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बताएं कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया, अब दूसरे तरीके का हम इसी वीडियो में डिस्कशन कर देते हैं। यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ से आप चाहें तो परिणामी एक और तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पढ़े होंगे आप परिणामी निकालने का, R इज इक्वल टू रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे क्लास 11th में परिणामी निकालने का। तो अगर आपका मन हो यहाँ से परिणामी निकालने का तो इस फॉर्मूले पर नहीं करना चाहते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं। हमारा परिणामी क्या निकालना था? E, तो R के जगह पे हमारा E आ जाएगा और A और B के जगह पे E1 E2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू रूट के अंदर, समझिएगा, रूट के अंदर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। अगर किसी को करना हो दोनों तरीके से कर सकता है ना, तो जितना करा दिया गया उतना आप कर लीजिए। यहाँ तक अगर दूसरा तरीका कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है या किसी को ज़रूरत है दूसरे तरीके की तो ऐसे भी कर सकता है। तीसरी तरीका भी हमारे पास है, तीसरा तरीका भी हमारे पास है करने का इसका। तो तीसरी तरीका कोई बता देगा, लेकिन 2 तरीके आपके पास रहेंगे कि एक तरीका भूल जाते हैं तो दूसरा तरीका काम आ जाएगा आपको। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा इसकी परिणामी निकालने का तरीका। कास थीटा का मान आपको पता चल गया, ए और बी का मान अर्थात E1 E2 का मान पता ही आपको, इसमें रखेंगे आपका हो जाएगा। करके दिखा देते हैं, चलिए रख करके दिखाते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो E1 है वो बराबर है E2 के। मान लीजिए कि E बराबर किसी एक नंबर के, मान लीजिए कि A के बराबर है, इसके बराबर है A के, और आज ये फॉर्मूला रखते हैं तो हमारा था E इज इक्वल टू रूट के अंदर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर अर्थात A का स्क्वायर अर्थात A का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया, और 2ab तो 2 a अर्थात ए बी के जगह पे हमारा ए के जगह पे भी ए तो रहबे करेगा और बी के जगह पे भी हमारा ए रहेगा, कहें कि सब किसके बराबर है? ए के। और कास थीटा का मान कितना था? एल बटा में, अभी हम निकाले कास थीटा का मान एल बटा में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही निकाले थे हम लोग। अभी हम जस्ट निकाले थे रूट वाला वैल्यू यहाँ पे कि एल इज इक्वल टू इतना आता है, और नहीं तो इस चीज़ को चाहे तो आप ऐसे बाहर की छोड़ सकते हैं, कास थीटा को छोड़ दीजिए और लास्ट में भी आप चाहे तो मान रख सकते हैं। इस चीज़ को अभी मान रख के लास्ट में भी आप चाहें तो मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अच्छा, जो एंगल बना था थीटा का वो 2 थीटा बना था, तो यहाँ जो थीटा हम लेंगे वो 2 थीटा का लेंगे। क्या लेंगे? 2 थीटे का। तो यहाँ एक सेकंड इसको ऐसे रख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 और थीटा, थीटा का मतलब क्या बोलते था?
यहाँ हो जाएगा 2a 2 एक सेकेंड थोड़ा देख लिया जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा 2ab cos थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ab cos थीटा 2ab cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा। तो थीटा हमारे पास 2 थीटा बना था, तो उसका वैल्यू रख के देखिए, तो यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2a के जगह पे a रहेगा, तो यहाँ पे b ना लिख के a ही लिखिए आप, ताकि दोनों बराबर है एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a ही, तो a में a से हम जब गुणा कराएंगे तो e हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, ठीक। काश थीटा, तो काश थीटा के जगह पे यहाँ पे हमारा हो जाएगा काश 2 थीटा, तो यहाँ काश 2 थीटा है तो काश 2 थीटा, ठीक। अब चाहे तो आप काश 2 थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से काश 2 थीटा का क्या रख सकते हैं, फार्मूला भी रख सकते हैं। कैसा फार्मूला होता है काश 2 थीटा का, तो काश 2 थीटा का फार्मूला पढ़े हुए कहीं ना कहीं 1 प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2, कहाँ गड़बड़ लिखा जा रहा है, एक होता फार्मूला 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले फार्मूले का आप यहाँ यूज कर लीजिए। यहाँ यूज करेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन आपका है 2a स्क्वायर, तो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से कॉमन हो जाए आपका 2a स्क्वायर कॉमन, तो 2a स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ का बचेगा हमारा काश 2 थीटा बचेगा। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 2a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस काश थीटा का फॉर्मूला रखिए कॉस के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 काश स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, इस 1 से ये 1 का हो जाएगा कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा। तो देखिए सबका हमारे पास वर्ग निकल सकता है, 4 से निकलेगा बाहर क्या 2, a का निकलेगा क्या हमारे पास a स्क्वायर का निकलेगा a, काश स्क्वायर थीटा का निकलेगा काश थीटा, तो यहाँ हमारे पास इतना निकला। अब इस सबका मान लेके रख दीजिए, मान रखेंगे जो आएगा वही आपका क्या होगा परिणामी भविष्य की तीव्रता। तो e इजिकल टू निकल जाएगा 2a का मतलब बोलिए a का मतलब E1 वाली कहानी, इसका मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर हमारे पास काश थीटा, तो काश थीटा का मान कितना था L बटा में रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही था। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इस तरह मान था हमारे पास L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इतना था। तो आगे थोड़ा देखेंगे, आगे हम थोड़ा देखेंगे तो उस स्थिति में हमारे पास p वाली कहानी गड़बड़ होगी, कुछ छोड़ रहे हैं क्या हम 1/4 पे एप्सिलॉन 0, और सॉरी इसको पूरा नहीं रखे हैं, इसको पूरा रख लीजिए। ये होता है a का मान 1/4 पे एप्सिलॉन 0 और q बटे में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब हमारा l का मान है अर्थात काश थीटा का मान होगा l बटा में रूट का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों तरीके आपको बताया जा रहा है, दोनों तरीके में से अगर आपको जटिल लगे तो इसे करने का सकता नहीं है, पीछे जहाँ तक बताया गया वहाँ तक करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इतना हल करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। देखिए हम ले क्या करें, अब उसका टेंशन नहीं लेंगे। तो 2 और ये देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इस l में करिए, तो 2 का मल्टीप्लाई l में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 होगा, तो ये हो जाएगा q इंटू 12 और ये बटे में आपका देखिएगा ध्यान से वही सेम चीज़ बन रहा है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1, और बताया कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो वही सेम चीज़ बन जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 3/2। अब देखिए ऊपर वाला हमारा p हो जाएगा, तो e इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आई हो जाएगा हमारा p, और ये देखिए l जो होता है बहुत छोटा होता है, r जो होता है बहुत बड़ा होता है, किसकी तुलना में l की तुलना में, तो l को नगड़ मानेंगे और l को नगड़ मानेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p अपान में r का क्यूब और न्यूटन पर कूलम। तो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमको हमको आशा है कि चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी और दोनों तरीके से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपका अगर पीछे वाला तरीका समझ में आ रहा है तो पीछे वाला तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके लिए स्वतंत्र है और किसी एक तरीके से करेंगे तो आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में 5 मार्क्स। ठीक, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जो सीरीज चल रहा है, अगर आपका मन है फिजिक्स में 90% मार्क्स लाने का, फिजिक्स में 90+ से और 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने का, तो इस वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देखिए,
आपका हम गारंटी देते हैं कि हमारे साथ रहेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की जितनी चीज़ें हैं सारी कंप्लीट करा दी जाए। इसके अलावा जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करा दें। मैं पिछले 4 सालों से लगातार फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत बढ़िया से पता है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह टाइप के क्वेश्चन आती जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों का अनुभव है, तो उस अनुभव का हम पूरा उपयोग करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के साथ आने वाले। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।